हाँ दोस्तों, जैसे कि आज के न्यूज़पेपर में जो मुख्य बातें हम देखें, जो हमें आज के न्यूज़पेपर में मुख्य बातें मिलती हैं, वो किससे संबंधित होती हैं पहले जानें। तो यूपीएससी लोक सेवा परीक्षा में देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव डेली न्यूज एनालिसिस एंड रिसर्च रिपोर्ट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन 2026 फॉर द डेट 31st। अब इसमें जो इंट्रोडक्शन की बात देखें तो जो जो चीज़ें आज हमने देखी, अगर देखें इसमें सबसे बड़ी चीज, दिस रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन एन इन डेप्थ रिसर्च ऑफ द न्यूज़पेपर डेटेड 31st। हमने जो रिसर्च किया तो हमको क्या मिला, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट फॉर द यूपीएससी सर्विस, यूपीएससी सिविल सर्विसेज aspirants के लिए important है। Today the newspaper present a unique confluence of judicial activism, fundamental shift in economic policies and socio-technical challenges. Right. This Supreme Court's reorganization of menstrual health as a right to life and the economic surveys introduction of the entrepreneurial state concept are key points determining the future trajectory of Indian governance. अच्छा, इससे संबंधित हमें चीजें मिली जो यूपीएससी के परिदृश्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो भी बच्चा पेपर पीटी देने जा रहा है वहां पे आने की संभावना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब एक एक न्यूज का हम विश्लेषण करें। जैसे न्यूज है, स्कूलों में मासिक धर्म स्वास्थ्य जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग अगर राइट टू menstrual health in schools an integral part of the right to life। अगर हम देखें तो ये किस पेपर से संबंधित है, ये जीएस पेपर सेकंड से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और उसमें क्या क्या चाहते आते हैं, यह जो समाचार है अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा शब्द की व्यापक न्यायिक व्याख्या करता है और शिक्षा के लिए अनुच्छेद 21A के प्रभावी बनाने के लिए भौतिक बाधाओं को दूर करने की राज्य की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। अगर पोटेंशियल यूपीएससी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आ सकता है इससे संबंधित कि ये जो हेडिंग है इससे क्या क्या यूपीएससी सोच सकती है, तो अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी राइट टू एजुकेशन 2009 की धारा 19 और राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता की नीति के प्रावधान, ये प्रीलिम्स पूछ सकती है यहाँ से। न्यायिक सक्रियता ने भारत में मौलिक अधिकार के दायरे को मानवीय गरिमा के सूक्ष्म पहलुओं को शामिल करने के लिए विस्तारित किया है। स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के संदर्भ में चर्चा करें, इस तरह पूछ सकता है। अच्छा, न्यूज क्या रही इसके विषय में, सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार 30 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक निर्णय में घोषित किया कि शैक्षिक संस्थानों में मासिक धर्म स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के उपायों तक पहुंच अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने निर्देश दिया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक स्कूल में कार्यात्मक लिंग अलग शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। अब यहीं पर देखें तो न्यायालयों ने स्कूल को वेंडिंग मशीनों के माध्यम से मुफ्त ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने का भी आदेश दिया है। अब इस न्यूज की जो, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के परिदृश्य में जाएं, बैकग्राउंड ऑफ दिस न्यूज रिलेटेड जो है, यह निर्णय डॉक्टर जया ठाकुर द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आधारित था जिसमें देश भर के स्कूलों में एमएचएम उपायों की कमी को उजागर किया गया। भारत में ऐतिहासिक रूप से मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक वर्जनाओं के कारण छात्राओं के स्कूल छोड़ने की दर उच्च रही है। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन 2009 की धारा 19
पहले से ही स्कूलों में अलग शौचालयों के मानकों को निर्धारित करती है, लेकिन कार्यान्वयन में भारी कमी देखी गई। अगर हम इसेंशियल पॉइंट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग व्यू परसेप्शन से देखें, तो मेंस्ट्रुअल पॉवर्टी, न्यायालय ने मासिक धर्म गरीबी के विचार पर जोर दिया, जो लड़कियों को समान शैक्षिक अवसर प्राप्त करने से रोकता है। गरिमा को एक अमूर्त आदर्श के बजाय वास्तविक स्थितियों में देखा जाना चाहिए, जो व्यक्ति को अपमान या बहिष्कार के बिना रहने में सक्षम बनाती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि मासिक धर्म में पुरुषों की भूमिका को समझना और पुरुष शिक्षक तथा छात्रों को संवेदनशील बनाना आवश्यक है, ताकि उत्पीड़न को रोका जा सके। यदि सरकारी स्कूल मानकों का पालन नहीं करते, तो राज्य को जवाबदेह ठहराया जाएगा और निजी स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। अच्छा, इसका हम देखें मुख्य बिंदु क्या है, इसके विवरण क्या है, की पॉइंट्स क्या है और डिस्क्रिप्शन। तो वहीं पे अगर हम देखें तो हमें जो मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है ये, ठीक है। आर्टिकल 21 और 21A से संबंधित है। कोड डायरेक्टिव्स है, अदालत का निर्देश है। जेंडर सेग्रीगेटेड फंक्शन टॉयलेट्स इन ऑल स्कूल, सभी स्कूलों में लिंग अलग कार्यात्मक शौचालय होने चाहिए। फैसिलिटीज, जो सुविधाएं हैं, फ्री ऑक्स ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल नैपकिन्स वेंडिंग एंड मशीन्स होनी चाहिए। मुफ्त ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल नैपकिन वेंडिंग मशीन होनी चाहिए। MHM कॉर्नर होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेयर यूनिफॉर्म्स एंड इनरवियर, अतिरिक्त यूनिफॉर्म अंतः वस्त्रों की उपलब्धता होनी चाहिए। टाइमलाइन जो दिया गया है, कंप्लायंस रिपोर्ट विद इन 3 मंथ्स का दिया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आने की संभावना बन जाती है कि पीटी में किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, वो ये है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन MHM मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। सेकंड, यह आदेश केवल सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होता है। न्यायालय ने स्कूलों में ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन के प्रावधान का निर्देश किया। अब उपरोक्त में से कौन सही है? देखो तो पहला सही, फिर उसका तीसरा सही, सेकंड। तो अब इसमें देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपके पास? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत। ठीक है, यह आदेश निजी स्कूलों पर भी लागू होता है ना, कि सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों। अगर मेंस के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? मासिक धर्म स्वास्थ्य की पहुंच केवल एक स्वच्छता मुद्दा नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक अनिवार्य शर्त है। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया रुख के संदर्भ में इस कथन पर परीक्षण करें। एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज नॉट जस्ट अ सैनिटेशन इशू, बट एन essential prerequisite for women's educational empowerment and bodily autonomy. Examine this statement in the context of the recent stand of the Supreme Court. अब दूसरा न्यूज देखें, इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ द सी बैंक। अभी हम न्यूज में पढ़ भी चुके हैं कि ये चीजें संबंधित न्यूज को हम देख भी चुके थे। अगर हम देखें तो ये जो जीएस पेपर, ये सेकंड पेपर से संबंधित है, इसको पहले भी हम जान चुके थे, और जीएस पेपर 3 से भी संबंधित। जीएस पेपर सेकंड से क्या संबंधित है? इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन द इंटरेस्ट। एंड थर्ड पेपर व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंट क्या हो सकता है? सिग्निफिकेंट में देखें तो दिस न्यूज इज सिग्निफिकेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरसेक्शन ऑफ ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स एंड क्लाइमेट चेंज पॉलिसी। पोटेंशियल यूपीएससी क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें यह मिलता है, व्हाट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, products covered under its scope and the most favorable nation clause. This is
अब मेंस perspectives, the EU, European Union's carbon border tax poses a risk of undermining the benefits of the proposed free trade agreement with India. Discuss its implication on the India's export sector. What is news? न्यूज में देखें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता एफटीए 2026 में लागू किया जाएगा. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has stated that the India-EU free trade agreement will be implemented in 2026. However, a major challenge is the EU's carbon border adjustment mechanism CBAM, which is moving towards the full financial implementation from January 1, 2026. This mechanism could impose additional taxes on the India's carbon intensive exports such as steel and aluminium. यह तंत्र भारत के इस्पात और एल्यूमीनियम जैसे कार्बन गहन निर्यातों पर अतिरिक्त कर लगा सकता है. व्हाट इज बैकग्राउंड? अगर बैकग्राउंड के पर्सपेक्टिव से देखें, इंडिया एंड द ईयू concluded negotiation on January 27, 2026 after a gap of nearly 2 decades. भारत और यूपी संघ ने लगभग 2 दशकों के अंतराल के बाद 27 जनवरी 2026 को वार्ता पूरी की है. क्लियर? यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो 2024-25 में भारत के कुल व्यापार का लगभग 12% था. The EU is India's third largest trading partner, accounting for about 12% of India's total trade in 2024-2025. PAM has been introduced by the European Union to prevent carbon leakage, ensuring that imported products pay a carbon price equivalent to the EU's emission standards. Essential point for understanding perspectives. India has secured a forward-looking most favored nation (MFN) assurance in the agreement, meaning if the EU grants CBAM concession to any other country, they will also be extended to India. Indian steel makers primarily use blast furnace technology, which emits more carbon, making them vulnerable to CBAM. Compliance cost for MSMEs could rise to 240 to 300 euros per ton severely, impacting their competitiveness. According to अगर टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो एस्पेक्ट एंड डिस्क्रिप्शन तो इम्प्लीमेंटेशन डेट कैलेंडर ईयर 2026 tariffs cuts 19.5% of EU export item, 97.5 of India. Major concerns CBAM, carbon border adjustment mechanism, affected sector steel, aluminum, cement and fertilizer. India safeguard forward looking MF and clause. क्वेश्चन किस टाइप जा सकते हैं? The context of the CBAM carbon border adjustment mechanism, consider the following statement. First of all, it applies only to products manufactured within the European Union. Second, it aims to price carbon emissions on imported goods. Third, India has received full exemption from this tax. Third is wrong. It means option B is correct. 1 and 2. Oh, sorry, B is correct. Only 2 correct. 1 and 3 is wrong. Why? Climate-based trade barriers. Climate-based trade barriers. अब क्या है? अब इस अकॉर्डिंग अगर देखें हम
चीजों को, तो मेंस क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्लाइमेट बेस्ड ट्रेड बैरियर्स are becoming a new point of conflict between the global north and south. Analyze this statement in light of the India EU FTA. अगर हम देखें तो इसमें जो क्वेश्चन आगे की न्यूज में, entrepreneurial state in the entrepreneurial state a new concept of Indian governance. तो इसमें जो पेपर की जो इम्पोर्टेंस बनता है वो पेपर सेकंड गवर्नेंस संबंधित होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स। जीएस पेपर थर्ड रिलेटेड इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी perspectives, Indian economy and this related, and then other thing related of this topic, the economic survey 2025 2026 has been presented a new approach to accelerated growth by adapting the concept of the entrepreneurial state in the Indian context. Potential UPSC questions के perspectives, उद्यमी राज्य की अवधारणा किसने दी? मारियाना माजुकाटो। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की मुख्य विशेषताएं। मेंस में कोई क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज है। एक उद्यमी राज्य को केवल बाजार की विफलताओं को ठीक नहीं करना चाहिए, बल्कि सक्रिय रूप से नए बाजारों का निर्माण करना चाहिए। भारतीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। An entrepreneurial state should not just fix market failures but actively create new markets. Plan this statement in the context of the Indian innovation ecosystem. न्यूज क्या है देखते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने भारत को उद्यमी राज्य की ओर ले जाने का आह्वान किया है। यह एक ऐसा राज्य है जो अनिश्चितता के बीच कार्य करता है, जोखिम को टालने के बजाय उसे संरचित करता है और प्रयोगों से व्यवस्थित रूप से सीखता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन ने जोर दिया कि राज्य को अब केवल एक नियामक से बढ़कर एक समर्थक, इनेबलर की भूमिका निभानी चाहिए। रेगुलेटर्स से अब आगे जाके इनेबलर होना चाहिए। अब बैकग्राउंड क्या है? अर्थशास्त्री मरियाना माजुकाटो ने अपनी पुस्तक द एंटरप्रेन्योरियल स्टेट, पूछ ले कि द एंटरप्रेन्योरियल स्टेट बुक किसकी है, तो अर्थशास्त्री मारियाना माजुकाटो एक बुक है, में तर्क दिया कि ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण नवाचार जैसे इंटरनेट, जीपीएस सरकारी निवेश के माध्यम से। The economist Mariana Mazzucato, in her book The Entrepreneurial State, argued that historically most significant innovation like the internet, GPS have come through the government investment. भारत के संदर्भ में सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इस दृष्टिकोण की शुरुआती उदाहरण है, जहां सरकार उच्च जोखिम वाली प्रौद्योगिकियों में निवेश कर रही है। अच्छा, इसेंशियल पॉइंट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव देखते हैं। उद्यमी राज्य का अर्थ राज्य का व्यवसायीकरण नहीं है, बल्कि निजी क्षेत्र के नवाचार के लिए एक रणनीतिक भागीदार बनना है। यह अनुपालन से सक्षमता की ओर एक वैचारिक बदलाव है, जहां अधिकारियों का मूल्यांकन परिणामों के आधार पर किया जाता है, न कि केवल नियमों के पालन। सर्वेक्षण पूर्वव्यापी जांच की समस्या की ओर इशारा करता है, जहां ईमानदार गलतियों को भ्रष्टाचार मान लिया जाता है, ईमानदार गलतियों को भ्रष्टाचार मान लिया जाता है, जिससे नौकरशाही में निर्णय लेने की क्षमता कुंठित होती है। अब टेबल देखें तो भूमिका अगर हम देखें तो इनकी भूमिका जो है मार्केट फिक्सर की है, बाजार सुधारक की है, बाजार मेकर की है, और जोखिम अगर हम देखें तो ब्रिक्स एवरेज है, जोखिम से अधिक अवर्स है, जोखिम से बचना है, जोखिम संरचना
रिस्क स्ट्रक्चरिंग, नौकरशाही, रूल ओरिएंटेड, आउटकम ओरिएंटेड। अब अगर दृष्टिकोण देखें और नियामक दृष्टिकोण इनका नियामक और नियंत्रक का है, समर्थक और सहभागी का है। फीचर्स भाई इंग्लिश में देखें तो फीचर्स ट्रेडिशनल स्टेट एंड इंटरप्रेन्योरियल स्टेट एंड रूल मार्केट फिक्सर मार्केट मेकर रिक्स अवर्स रिक्स स्ट्रक्चरिंग। अब वहीं पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कैसी है कि इस क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। एक इससे संबंधित क्वेश्चन, उद्यमी राज्य की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका अर्थ है कि राज्य को सभी निजी उद्योगों का अधिकरण कर लेना चाहिए। ऑप्शन ए। बी, यह सुझाव देता है कि राज्य को केवल बाजार की विफलताओं को ठीक करने तक सीमित रहना चाहिए। ऑप्शन सी है बी है ऑप्शन सी, यह राज्य को उच्च जोखिम वाली प्रौद्योगिकियों के नवाचारों में प्रारंभिक निवेश के रूप में देखता है। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, यह सरकारी सब्सिडी को पूरी तरह से समाप्त करने की वकालत करता है। अब यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। यह राज्य को उच्च जोखिम वाली प्रौद्योगिकियों और नवाचारों में प्रारंभिक निवेशक के रूप में देखता है। इट व्यूज द स्टेट एज एन अर्ली इन्वेस्टर इन हाई रिस्क टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। मेंस में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? भारत को मैराथन और स्प्रिंट दोनों का एक साथ चलाने की आवश्यकता है। इस कथन के माध्यम से आर्थिक सर्वेक्षण 2025-2026 द्वारा प्रस्तावित उद्यमी राज की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अब आगे की न्यूज देखें तो राइट री-एग्जामिन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब देखें ये ट्रांसपेरेंसी वर्सेस कॉन्फिडेंशियली से संबंधित है। तो ये अगर जीएस पेपर्स में जो आने की पॉसिबिलिटी है, जीएस पेपर सेकंड से संबंधित है। और इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, गुड गवर्नेंस से रिलेटेड। यह विषय लोकतंत्र की बुनियादी नींव, पारदर्शिता और प्रभावी शासन की प्रशासनिक जरूरतों के बीच संतुलन के बारे में है। पोटेंशियल यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 की प्रमुख धाराएं, विशेष रूप से धारा 8 और 11 और 2019 के संशोधनों के प्रभाव प्रीलिम्स में इस यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। और मुख्य परीक्षा में कहाँ से पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज है? पारदर्शिता सुशासन की कुंजी है, लेकिन अत्यधिक प्रकटीकरण नीति निर्माण में अस्पष्टवादिता को कम कर सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के सुझावों को आलोक में समालोचनात्मक विश्लेषण करें। इस स्टेटमेंट से यहाँ तक क्वेश्चन बनने की संभावना है। अच्छा, अब न्यूज क्या है इसका देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने लगभग 2 दशक पुराने सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 के पुनरीक्षण का आह्वान किया है। सर्वेक्षण ने सुझाव दिया है गोपनीयता रिपोर्टों, मसौदा नोटों और नीतिगत चर्चाओं को प्रकटीकरण से मुक्त करने के लिए कानून में समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। सर्वेक्षण का तर्क है कि आरटीआई का उद्देश्य आइडल क्यूरियोसिटी, व्यर्थ की जिज्ञासा को शांत करना या सरकार का सूक्ष्म प्रबंधन, माइक्रो मैनेज करना कभी नहीं था। अब बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देखें तो आरटीआई अधिनियम 2005 भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने और लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 2019 में एक संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों के वेतन और कार्यकाल निर्धारित करने की शक्तियां दी गई थी। स्वीडन ने 1766 में दुनिया का पहला स्वतंत्र सूचना कानून पेश किया था, लेकिन वहां भी राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। क्लियर? अब इसेंशियल पॉइंट्स फॉर यूज अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव देखें तो सर्वेक्षण के अनुसार यदि हर मसौदा सार्वजनिक किया जाता है तो अधिकारी साहसिक विचारों का व्यक्त करने से
कतराएंगे, जिससे कि प्रशासनिक स्पष्टवादिता प्रभावित होगी। प्रस्तावित सुधारों में एक सीमित मंत्रीय वीटो शामिल हो सकता है, जो संसदीय निरीक्षण के अधीन होगा। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने भी स्वीकार किया था कि पूर्ण पारदर्शिता ने गोपनीय चर्चाओं को कठिन बना दिया है। अब इसको टेबल के माध्यम से हम जैसे हम देखें तो फाइल नोटिंग, सार्वजनिक वर्तमान स्थिति क्या है और प्रस्तावित परिवर्तन क्या है। तो सार्वजनिक प्रकटीकरण के अधीन, प्रकटीकरण से संभावित छूट। कैबिनेट पेपर में देखें तो निर्णय तक अस्थायी सुरक्षा है, अधिक व्यापक छूट यहाँ पे है। मंत्रीय शक्ति देखें तो कोई वीटो शक्ति नहीं मिली है वर्तमान स्थिति भारत में, लेकिन सीमित मंत्री वीटो का प्रस्ताव किया गया है। स्टाफ रिकॉर्ड देखें तो अक्सर प्रकटीकरण के अधीन था, वर्तमान स्थित है, लेकिन आकस्मिक प्रश्नों से सुरक्षा दी गई है। वही फाइल नोटिंग, कैबिनेट पेपर्स, so file notings current status India and propose the changes. File noting subject to public disclosure and potential exemptions from disclosure. Cabinet papers temporary protection until decision. More comprehensive exemption. Ministerial powers, no veto power. Proposal for narrowing defined veto. Staff records often subject to disclosure. Protection from casual queries. अब क्वेश्चन जो पीटी आने की पॉसिबिलिटीज होती है कि पीटी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे अगर पीटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना को अगर हम देखें तो वो ये है, आरटीआई अधिनियम 2005 के संदर्भ में सार्वजनिक हित का अधिरोहण शब्द का क्या अर्थ है। पहली चीज तो कैबिनेट के निर्णय हमेशा जनता से गुप्त रखे जाने चाहिए, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, यदि सार्वजनिक हित प्रकटीकरण न करने के नुकसान से अधिक हैं तो छूट प्राप्त जानकारी का भी खुलासा किया जा सकता है। ऑप्शन, सरकार किसी भी समय बिना कारण बताए सूचना देने से मना कर सकती है। ऑप्शन डी, केवल सांसदों को ही गोपनीय दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त है। ओनली एमपीज हैव एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें से कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। ऑप्शन बी, यदि सार्वजनिक हित प्रकटीकरण न करने के नुकसान से अधिक है, छूट प्राप्त जानकारी का भी खुलासा किया जाए। इफ पब्लिक इंटरेस्ट ओवरवे आउटवे the harm of non-disclosure, even exempt information can be disclosed. क्या मेंस में क्वेश्चन जो बनेगा, क्या आरटीआई अधिनियम में जो प्रस्तावित संशोधन पारदर्शिता के युग का अंत करेंगे, या यह केवल प्रशासनिक दक्षता के सुधार के लिए एक आवश्यक सुधार है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। Will the proposed amendments to the Right to Information Act mark the end of the era of transparency, or they merely a necessary reform to improve administrative efficiency? Give an argument in favor of your answer. Right. Stem cell therapy for autism. Supreme Court's ऑफ स्टैंड। ऑटिज्म के लिए स्टेम सेल थेरेपी सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख। किस पेपर से संबंधित है, तो ये जीएस पेपर 2 से संबंधित है और जीएस पेपर 3 से संबंधित है। तो जीएस पेपर 2 में क्या है आपका, सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ। जीएस पेपर 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस, indigenization of technology and developing new technology। यह निर्णय किसी नैतिकता और अनियंत्रित उपचारों के खिलाफ रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब पोटेंशियल यूपीएससी क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से देखते हैं। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन किस किस एरिया से पूछे जा सकते हैं, यहाँ तो पूछा जाएगा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, स्टेम सेल के प्रकार और नई दवा और नैदानिक परीक्षण नियम 2019। व्हाट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स,
एंड द न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स 2019 मीन्स में जो बनेगा बैलेंसिंग द इनोवेशन एंड patient safety in the medical fields is a regulatory challenge discussed in the context of the recent controversy over stem cell therapy in the treatment of autism. चिकित्सा क्षेत्र में नवाचार और रोगी सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना एक नियामक चुनौती है। ऑटिज्म के उपचार में स्टेम सेल थेरेपी के हालिया विवाद के संदर्भ में चर्चा करें। अच्छा, न्यूज क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के उपचार के रूप में स्टेम सेल थेरेपी को नैदानिक सेवा क्लिनिकल सर्विसेज के रूप में नहीं दिया जा सकता। एएसडी को क्लिनिकल सर्विस नहीं दिया जा सकता। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को क्लिनिकल सर्विस नहीं दिया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रभावकारिता की कमी के कारण इसे केवल स्वीकृत नैदानिक परीक्षण क्लिनिकल ट्रायल्स तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। पीठ ने केंद्र सरकार को स्टेम सेल अनुसंधान की निगरानी के लिए एक समर्पित नियामक प्राधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। अच्छा, बैकग्राउंड क्या है इसका? यह मामला यस चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दायर याचिकाओं से संबंधित है, जिसमें ऑटिज्म के चमत्कारिक इलाज के रूप में स्टेम सेल थेरेपी के अनियंत्रित प्रचार पर रोक लगाने की मांग की गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल जो आपकी नेशनल मेडिकल कमीशन जो है आपका, तो और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पहले ही कहा है कि एएसडी के लिए स्टेम सेल का उपयोग करने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है। अब एसेंशियल पॉइंट से देखते हैं कि बिना वैज्ञानिक प्रमाण पत्र के ऐसी थेरेपी देना डॉक्टरों के स्टैंडर्ड ऑफ केयर का उल्लंघन माना जाएगा और इसे चिकित्सा उपचार माल प्रैक्टिस के रूप में इसे चिकित्सा कदाचार माल प्रैक्टिस के रूप में देखा जा सकता है। सूचित सहमति इन्फॉर्म्ड कंसेंट का अधिकार तब अमान्य हो जाता है जब मरीज या अभिभावक को उपचार की अनिश्चितताओं के बारे में सही जानकारी नहीं दी जाती। न्यायालय ने चेतावनी दी कि नैदानिक परीक्षण को उपचार मान लेना एक थेरापेटिक मिसकॉन्सेप्शन है जिससे बचना चाहिए। द कोर्ट वार्न दैट मिस्टेकिंग clinical trials for treatments is a therapeutical misconception which must be avoided, right? अब इसमें जो है देखें क्या हो सकते हैं। तो अगर देखें एसडी के लिए स्टेम सेल नैदानिक सेवा के रूप में प्रबंधित है, कदाचार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नियामक निहितार्थ है न्यायालय का निर्णय जो अनुसंधान की स्थिति केवल स्वीकृत नैदानिक परीक्षणों में अनुमेय है। आईसीएमआर दिशा निर्देश का सख्त पालन अनिवार्य है। डॉक्टरों की जिम्मेदारी स्टैंडर्ड ऑफ केयर से संबंधित है। व्यावसायिक कदाचार की कार्रवाई संभव, ठीक है। अब मरीज की सुरक्षा, सूचित सहमत की वैधता की जांच, सुरक्षा सर्वोपरि। वही इंग्लिश में दिया स्टेम सेल ऑफ फॉर एएसडी प्रोहिबिटेड एज क्लिनिकल सर्विस। कोर्ट जजमेंट है, रेगुलेटरी इम्प्लीकेशन जो है कोर्ट जजमेंट में प्रोहिबिटेड एज क्लिनिकल सर्विस, कैटेगराइज एज माल प्रैक्टिसेस, रिसर्च स्टेटस क्या है, डॉक्टर्स ड्यूटीज, स्टैंडर्ड ऑफ केयर होनी चाहिए और पेशेंट सेफ्टी। अब आगे इसमें जो पीटी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है वो कैसे, तो उसको स्टेम सेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेम सेल व्हाट रिलेटेड। ये वे कोशिकाएं हैं जिनमें शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता होती है। दीज आर सेल दैट हैव कैपेसिटी टू डेवलप इनटू द सेल ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ओके, देन ऑटोलॉगस स्टेम सेल
ट्रांसप्लांट में कोशिकाएं किसी बाहरी डोनर से ली जाती हैं। इन ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट सेल्स आर टेकन फ्रॉम एन एक्सटर्नल डोनर। देन थर्ड, भारत में स्टेम सेल की अनुसंधान के लिए आईसीएमआर के पास विशेष दिशा निर्देश हैं। आईसीएमआर हैज स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर द स्टेम सेल रिसर्च इन इंडिया। Select the correct statement. What is select? कौन सा स्टेटमेंट सही? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में 1 and 3 स्टेटमेंट करेक्ट। क्या करेक्ट है इसमें 1 and 3 में? अब देख रहे हैं कि ये कोशिकाएं जिनमें सही है, ऑटोलॉगस सिस्टम सेल ट्रांसप्लांट में कोशिकाएं किसी बाहरी डोनर से ली जाती हैं, तो नहीं। भारत में स्टेम सेल अनुसंधान के लिए आईसीएमआर का विशेष दिशा निर्देश है, सही है पहला। तीसरा भी सही, दूसरा गलत। ये कोशिकाएं जिनमें से ये मल्टी 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 डेवलपमेंट सेल करती हैं, एक सेल से बनाया जाता है। इसके लिए हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, साइंस टेक की चैप्टर में। अब आगे हम देखते हैं कि मेंस में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। अपुष्ट चिकित्सा उपचारों का व्यवसायीकरण भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। ऑटिज्म के लिए स्टेम सेल थेरेपी पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के संदर्भ में इस समस्या के नियामक समाधानों पर चर्चा करें। कमर्शियलाइजेशन ऑफ अनप्रूवन मेडिकल ट्रीटमेंट इज अ मेजर threat to public health in India. Discuss regulatory solutions to this problem in the context of Supreme Court judgment on stem cell therapy for autism. JJM अर्थात जल जीवन मिशन सर्वे 2024 चैलेंजेस ऑफ फंक्शनैलिटी। जल जीवन मिशन सर्वेक्षण 2024 कार्यात्मक की चुनौतियां क्या क्या हैं? ये जो पेपर से संबंधित है, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से संबंधित है, जीएस पेपर 2 एंड 3। बट इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर ऑब्लिक सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज, जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या है, यह सर्वेक्षण भारत के सबसे बड़े बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों में से एक वास्तविक और प्रगति का और कमियों का निष्पक्ष मूल्यांकन प्रदान करता है। व्हाट इज पोटेंशियल यूपीएससी पर्सपेक्टिव्स, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव्स? जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? हर घर जल प्रामाणिक गांवों का क्या अर्थ है? बुनियादी ढांचे की पहुंच और उसकी सेवा वितरण की गुणवत्ता के बीच का अंतर जल जीवन मिशन की सफलताओं में सबसे बड़ी बाधा है। विश्लेषण कीजिए। मेंस में क्वेश्चन यहाँ से इस तरह पीटी का पहला, फिर उसको मेंस में क्वेश्चन पॉसिबिलिटी ऐसे है कि इस सेक्शन से पूछे जाने की संभावना बनती है। अब हम जानेंगे कि न्यूज क्या है। व्हाट इज न्यूज? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कमीशन किए गए 2024 के कार्यात्मक मूल्यांकन सर्वेक्षण आईपीएसओएस द्वारा संचालित के अनुसार लगभग 98.1% घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध है। हालांकि कुल मिलाकर केवल 76% घरों को ही उनकी मात्रा, गुणवत्ता और नियमितता के मानकों पर कार्यात्मक माना गया है। ठीक है, सर्वेक्षण से पता चला कि 87% घरों ने पिछले 7 दिनों में पानी प्राप्त करने की सूचना दी, लेकिन नियमित आपूर्ति केवल 84% तक ही सीमित थी। बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड देखें। जेजेएम जल जीवन मिशन अगस्त 2019 में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण घर को 2024 तक 55 प्रति लीटर प्रति व्यक्ति एलपीसीडी पानी उपलब्ध कराना है। मतलब लीटर पर कैपिटा पर डे, एलपीसी लीटर पर कैपिटा पर डे उपलब्ध कराना है। अगस्त 2019 में केवल 17% घरों में नल थे, जो अब बढ़कर 81% से अधिक हो। लक्ष्य की प्राप्ति की समय सीमा को अब 2028 तक बढ़ा दिया गया है। तो अब कहेगा लक्ष्य की प्राप्ति इसके पहले कितने तक थी? तो इसके पहले जो देश था, इसकी लक्ष्य की प्राप्ति 2024 तक थी, अब बढ़ा दिया 2028।
क्षेत्रीय भिन्नता सेवा, अब इसेंशियल पॉइंट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग परस्पेक्टिव से सोचें इस न्यूज का। क्षेत्रीय भिन्नता गोवा, गुजरात और आंध्र प्रदेश में 97% से अधिक उपलब्ध है, लेकिन बिहार 61% और उत्तर प्रदेश 72% जैसे राज्यों में यह काफी कम है। गुणवत्ता के मुद्दे, पानी के परीक्षण में पाया गया केवल 76% घरों में संदूषण मुक्त पानी तथा शेष में ई कोलाई अन्य हानिकारक तत्व पाए गए। मात्रा केवल 80% घरों को ही 55 लीटर एलपीसीडी का निर्धारित न्यूनतम पानी मिल रहा है, जिसमें कि सिक्किम 24% सबसे निचले पायदान। अब इन अगर समरी से देखें तो अब इसमें हम ये देखते हैं जो इनकी स्टेट कैटेगरी क्या है, वर्ग क्या है, उपलब्धता क्या है और उनके कार्य क्या है। नेशनल एवरेज देखें तो 98.1% और वहीं पर इनके प्रकारात्मक में देखें तो 76% पाए गए। ठीक है, तो अब इसमें जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, गोवा है, गुजरात है और अंडमान है। स्टेट वाइज 90% प्लस स्कोर है। बॉटम परफॉर्मेंस देखें तो बिहार, यूपी, नागालैंड बॉटम से, सिक्किम, गुजरात एंड लो क्वांटिटी में। क्वालिटी पास देखें तो 76% सैंपल्स हैं, त्रिपुरा लोएस्ट 43% सैंपल है। अगर पीटी के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज जो यहाँ पे होती है वो इस तरह होती है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल गांव घोषित करने के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? विच कंडीशंस are necessary to declare a हर घर जल विलेज अंडर द जल मिशन? गांव के प्रत्येक घर में नल का कलेक्शन होना चाहिए। एवरी हाउस होल्ड इन द विलेज मस्ट हैव टैप कनेक्शन। गांव के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल की सुविधा होनी चाहिए। ऑल स्कूल्स एंड आंगनबाड़ी सेंटर इन द विलेज मस्ट हैव टैप वाटर फैसिलिटी। ग्राम सभा द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। अ सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय द ग्राम सभा। Select the correct option. Option A, option B, option C, option D. Which option is correct? Option D is correct. It means 1, 2, 3 is correct. So 1, 2, 3 is correct. It means 1, प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में नल का कनेक्शन होना चाहिए, ये सही है। गांव के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल की सुविधा होनी चाहिए। और उसके बाद है ग्राम सभा द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। ऑप्शन ऑल करेक्ट। अब डिजिटल एडिक्शन एंड द ऑरेंज इकोनॉमी, डिजिटल बयान बशन और ऑरेंज इकोनॉमी, ये पेपर 1 और जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 रिलेटेड जो है इश्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेस। यह मुद्दा भारत के जनसांख्यिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड के स्वास्थ्य और उत्पादकता से सीधे जुड़ा है। अच्छा, पोटेंशियल क्या हो सकता है इसका देखें तो प्रीलिम्स में जो पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज है वह है व्हाट इज द टेली मानस हेल्पलाइन, व्हाट इज द ऑरेंज इकोनॉमी, व्हाट इज द टेली मानस हेल्पलाइन। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, टेली मानस इकोनॉमी क्या है। मेंस के अकॉर्डिंग देखें तो कंपल्सिव डिजिटल यूज एंड सोशल मीडिया कंपैरिजन आर मेजर रीजंस बिहाइंड द मेंटल हेल्थ क्राइसिस इन यूथ। डिस्कस दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026। अब इसमें देखते हैं न्यूज क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने पहली बार डिजिटल व्यसन को मोटापे और गैर संचारी रोगों के साथ मानव पूंजी निर्माण के लिए
संरचनात्मक खतरे के रूप में पहचाना है। सर्वेक्षण ने युवाओं युवा मतलब 15 से 29 वर्ष के बीच अत्यधिक स्क्रीन टाइम और कंपल्सिव स्क्रॉलिंग के नकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में चेतावनी दी है। इसके विपरीत सर्वेक्षण ने ऑरेंज इकोनॉमी रचनात्मक और संस्कृति पर आधारित अर्थव्यवस्था को रोजगार सृजन के एक नए क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया है। इन कॉन्टेक्स्ट द सर्वे प्रपोज द प्रमोटिंग द ऑरेंज इकोनॉमी एंड इकोनॉमी बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड कल्चर एज अ न्यू सेक्टर फॉर जॉब। तो इकोनॉमी किस पे बेस्ड है? क्रिएटिविटी एंड कल्चर। एंड फर्स्ट इकोनॉमी व्हाट इज रिलेटेड और रिलेटेड टू द डिजिटल इकोनॉमी फॉर द इकोनॉमी सर्वे 2025-26 फॉर द फर्स्ट टाइम हैज identified the digital addiction as a structural threat to human capital formation alongside obesity and non-communicable disease. Okay. अब ऑरेंज इकोनॉमी में आपको समझ में आया क्रिएटिविटी एंड कल्चर, और वहीं पे अगर सेकंड की पॉइंट की ओर जाए तो वो ऑरेंज इकोनॉमी डिजिटल जो आपका डिजिटल एडिक्शन है। तो दो चीज, एक डिजिटल एडिक्शन और एक ऑरेंज इकोनॉमी। तो डिजिटल एडिक्शन जो है ओबेसिटी, और वहीं पे ऑरेंज इकोनॉमी के सेकंड पार्ट में देखते हैं तो ऑरेंज इकोनॉमी एक और क्रिएटिविटी और दूसरी ओर क्या लेके बैठा हुआ है? कल्चर। तो ये एक इकोनॉमी को बूस्ट करने का तरीका है ऑरेंज इकोनॉमी। अब क्या है, जब बैकग्राउंड को देखते हैं तो भारत में इंटरनेट कनेक्शन 2014 के 25 करोड़ से बढ़कर 2024 में 97 करोड़ हो गया है। भारतीय लोग प्रतिवर्ष स्मार्टफोन पर औसतन 1 लाख करोड़ घंटे खर्च कर रहे हैं। सोचिएगा, ऑरेंज इकोनॉमी में दृश्य कला, संगीत, विज्ञापन, डिजाइन और सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जहां मूल निर्माण विचारों और कलात्मक अभिव्यक्ति से होता है। विकसित देखिएगा कि कितना 14 से 24 10 साल में 97, अगर 25 करोड़ से कर दो तो इसका 4 गुना 25 × 4 इक्वल टू 97। इट मीन्स एटलीस्ट अगर अराउंड राउंड फिगर करें तो 100% के अब में हो गया है। अब 100 करोड़ के अब में हो गया है। और ये क्या है कि जो स्मार्टफोन है तो 1 लाख करोड़ घंटे खर्च कर रहे हैं लोग, बहुत बड़ा वो है। अब इसेंशियल पॉइंट्स देखें तो डिजिटल व्यसन को चिंता, अवसाद, कम आत्मसम्मान और स्लीप ऋण डेप्ट से जोड़ा गया है। डिजिटल एडिक्शन हैज बीन लिंक्ड टू एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ स्टीम एंड स्लीप डेप्ट। सर्वेक्षण ने डिजिटल कल्याण कार्यक्रम, डिजिटल वेलनेस कार्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि छात्रों को साइबर सुरक्षा और स्क्रीन टाइम साक्षरता सिखाई जा सके। अब दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने पहले ही कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत को भी इसके तरह के कदमों पर विचार करने की आवश्यकता है। अब वहीं पर देखते हैं कि समरी टाइम टेबल इसके क्या हो सकते हैं। अगर हम देखें तो सेक्टर क्या है, रिस्क क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन क्या है। डिजिटल एडिक्शन जो है लो ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है, अर्थात लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता उनकी कम हो सकती है, असंगठनात्मक गिरावट हो सकती है। और इसके लिए सोल्यूशन डिजिटल वेलनेस करिकुलम, एज बेस्ड एक्सेस दिया। अब उसके बाद ऑरेंज इकोनॉमी लैक ऑफ अर्बन रेडिनेस एंड कॉम्प्लेक्स रूल्स था, स्मार्ट रेगुलेशन एंड कल्चरल टूरिज्म बनाया जाए। मेंटल हेल्थ से एंजाइटी, डिप्रेशन, गेमिंग और डिसऑर्डर जो हो रहा है, अब टेली मानस हेल्पलाइन, ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन पे क्या किया जाए, इसकी अपॉर्चुनिटी चलाई जाए। टेली मानस देखा जाए, हेल्प टेली मानस हेल्पलाइन, ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ऑरेंज इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें वे गतिविधियां शामिल हैं जिनका मूल वस्तुओं के बजाय विचारों और कलात्मक अभिव्यक्ति से प्रभावित होता है। तो इसमें वे वस्तुएं जो विचारों और कलात्मक मतलब वस्तुओं के बजाय विचारों उस पे ओके। यह क्षेत्र बौद्धिक संपदा आईपीआर की अत्यधिक निर्भर है। दो तीसरा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में केवल मनोरंजन क्षेत्र तक सीमित नहीं मानता है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर
ए सही है, 1 और 2 सही है। 1 और 2 इसे एकीकृत शहरी और पर्यटन रणनीति के रूप में देखा गया है। तो ऑप्शन में ऑप्शन ए अर्थात 1 एंड इज करेक्ट, 3 इज रॉन्ग। मेंस में डिजिटल व्यसन भारत के जनसांख्यिकी लाभांश को जनसांख्यिकी आपदा में बदल सकता है। डिजिटल एडिक्शन कुड टर्न इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड इनटू अ डेमोग्राफिक डिजास्टर। कमेंट्स। अब देखेंगे ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी एंड डिकार्बोनाइजेशन। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी और डिकार्बोनाइजेशन से संबंधित बातें आगे न्यूज को पढ़ेंगे। तो ये जीएस पेपर जो है 3 से संबंधित है। जीएस पेपर 3 में क्या आते हैं, वो ये है कि कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, रेग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित है। जो संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, क्षरण क्या होता है, पर्यावरण का आकलन कैसे किया जाएगा, उससे संबंधित है। अब चीजें ये हुई, तो अब यहाँ भारत का इस्पात क्षेत्र वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन का एक बड़ा स्रोत है। ग्रीन स्टील की दिशा में कदम जलवायु लक्ष्यों अर्थात नेट जीरो 2007 के लिए अनिवार्य है, ये आपको पता है। अब आगे हम देखेंगे कि ये न्यूज सेक्टर, इन सेक्टरों से न्यूज क्या पीटीओ मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। ग्रीन स्टील की परिभाषा क्या है, ये पूछ सकता है। NISST की भूमिका और 5 स्टार रेटिंग के लिए उत्सर्जन सीमा पीडी में। हमें इसमें क्या पूछ सकते हैं, ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी विल एक्ट एज a strategic seal to protect the Indian steel industry from challenges like the European Union's and carbon border adjustment mechanism discussed. ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी भारतीय इस्पात उद्योग को यूरोपीय संघ के सीबैम जैसी चुनौतियों से बचाने के लिए एक रणनीतिक ढाल के रूप करेगी। ठीक है, अब न्यूज क्या है, तो भारत ने आधिकारिक तौर पर ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी अधिसूचित की है, जो तैयार इस्पात के प्रति टन 2.2 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से कम उत्सर्जन वाली मिलों का ग्रीन के रूप में मान्यता देती है। तो पूछ लेगा कि कितने उत्सर्जन वाली ग्रीन को मान्यता दी जाएगी, मान्यता इससे कम वाली टन को देती है। इस्पात मंत्रालय ने पहले ही 25 मिलों को ग्रीन स्टील प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं, ताकि वे आगामी राजकोषीय प्रोत्साहन के लिए पात्र बन सके। सरकार ने ग्रीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने वाले उत्पादकों के लिए $564 मिलियन की PLI योजना का प्रस्ताव दिया है। बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट देखें तो इस्पात उत्पादन वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 7 to 9% के लिए जिम्मेदार है। भारत में यह क्षेत्र औद्योगिक उत्सर्जन का 12% हिस्सा है। दिसंबर 2024 में भारत ऐसी टैक्सोनॉमी स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश बना। पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस विधि के बजाय हाइड्रोजन आधारित या स्कैप आधारित उत्पादन उत्सर्जन को 70% तक कम कर सकता है। अब यहाँ पे इसेंशियल पॉइंट्स क्या हैं, हम देखें। टैक्सोनॉमी में स्टार रेटिंग 1.6 MTCO2 से कम, 5 स्टार। ओके, वहीं पर मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन MRB प्रक्रिया का प्रबंधन करेगा। NISST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी will manage the measurement, reporting and verification MRB मेजरमेंट, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। ग्रीन स्टील ने न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि यह भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजारों में अपनी पहुंच बनाए रखने में मदद करेगी, जहां कार्बन रिपोर्टिंग अनिवार्य है। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अब उत्सर्जन की तीव्रता क्या है और स्टार रेटिंग क्या होगी, इमिशन इंटेंसिटी स्टार रेटिंग और मीनिंग क्या है। अगर हम देखें तो लेस देन 1.6 तो 5 स्टार के माने जाएंगे वो। अगर 1.6 to 2.6 होंगे तो 4 स्टार के माने जाएंगे। तो 1.6 से कम अगर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेंगे तो वो 5 स्टार में आएंगे। लेकिन अगर 1.6 से ज़्यादा 2.0 के बीच में होंगे तो 4 स्टार में आएंगे।
वहीं पर 2.0 से 2.2 तक होंगे वो 3 स्टार में आएंगे। अगर 2.20 से ज्यादा करेंगे तो वो उनको सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाए। ठीक, क्लियर। अब इनके लिए क्या होगा, अब हाईएस्ट ग्रीनेस होंगी, ये बहुत ज्यादा ग्रीनेस होंगी। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इनमें चाहिए, बेस लाइन चाहिए, किसमें किसमें, 5 स्टार हाईएस्ट ग्रीनेस होंगे, 4 स्टार सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होंगे, 3 स्टार बेस लाइन ग्रीन स्टील होगा, नो सर्टिफिकेट कन्वेंशनल स्टील। अब क्या है इसमें देखो, उच्चतम ग्रीनेस होंगे, महत्वपूर्ण सुधार है, 4 स्टार में जाइए, 3 स्टार में बेस लाइन ग्रीन स्टील, पारंपरिक इस्पात, इसमें कोई कोई सर्टिफिकेशन नहीं दिया। हाँ, पीटी के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसको देखें। ग्रीन स्टील के संदर्भ में स्कैप आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस EAF इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस तकनीकी ब्लास्ट फर्नेस की तुलना में क्यों बेहतर? ब्लास्ट फर्नेस मतलब EAF इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस is greater than blast furnace or relevance related for the good perspective। तो अगर देखें तो यह अधिक कोयले का उपयोग करती है, यह कार्बन उत्सर्जन को 70% से कम कर सकती है, इसमें किसी प्रकार की बिजली की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर जो देखें वो बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, क्योंकि यह कार्बन उत्सर्जन को 70% से कम कर सकती है, क्योंकि हमें CO2 ही तो कम करना है, क्योंकि CO2 को हमने देख लिया है कि 1.6 से जिसका कम है 5, 1.6 से 2% जिसका है 4, 2%, 2 से 2.2% उसको 3, और 2.2 से अगर ग्रेटर है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं, वो इस्पात में आ जाए। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल यहाँ पे कन्वेंशनल स्टील। अच्छा, मेंस में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं यहाँ पे देख। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी भारत के पंचामृत लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करें। Green steel taxonomy is a significant step towards achieving India's Panchamrit goals. Analyze the challenges and future prospect of this initiative. UP Police Encounters and Human Rights High Court track. उत्तर प्रदेश पुलिस एनकाउंटर मानव अधिकार उच्च न्यायालय की फटकार। ये GS पेपर 4 से रिलेटेड है। GS पेपर 2 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी पुलिस रिफॉर्म। GS पेपर 4 व्हाट रूल ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यह खबर कानून के शासन और न्यायिक और पुलिस शक्तियों के बीच शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण है। दिस न्यूज इज द इंपॉर्टेंट फॉर द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल of separation of powers between the judicial and police powers। पोटेंशियल पर्सपेक्टिव देखते हैं तो PUCL पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज का नाम महाराष्ट्र राज्य मामला क्या है, ये में पूछी जाने की वहीं पे मुख्य परीक्षा में एनकाउंटर न्याय इनकाउंटर जस्टिस कानून के शासन का विकल्प नहीं हो सकता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणों के आलोक में इस कथन की विवेचना करें। अब आगे चलते हैं, न्यूज क्या है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान आरोपियों को पैर में गोली मारने की बढ़ती प्रथा की कड़ी आलोचना। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सजा देने की शक्ति न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं। तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि अधिकारियों के द्वारा प्रशंसा पाने या पदोन्नत के लिए ऐसी कार्यवाही कानून के दृष्टि में अनुमेय नहीं है, नॉट परमिशेबल। अच्छा, हिस्टोरिकल पर देखें पर्सपेक्टिव। यह टिप्पणी मिर्जापुर में एक कथित मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हुए राजू नामक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 के PUCL मामले में मुठभेड़ों की निष्पक्ष जांच के लिए 16 सूत्री दिशा निर्देश जारी किए थे।
जिनका उल्लंघन होने की बात उच्च न्यायालय ने कही। अगर इसेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें इसके, तो न्यायालय ने निर्देश दिया कि मुठभेड़ में मौत या चोट लगने की स्थिति में तत्काल एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। किसी भी पुलिस अधिकारी को मुठभेड़ के तुरंत बाद आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या वीरता का पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए। No police officers should be given out of turn promotion or gallantry award immediately after an encounter। आरोपी का बयान मजिस्ट्रेट के सामने एक निश्चित समय सीमा के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए। दिस स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज मस्ट बी रिकॉर्डेड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन स्पेसिफिक डेडलाइन। अब देखें कि क्या है। अब दिशा निर्देश, न्यायाधीश के दिशा निर्देश क्या है, जुडिशियल डायरेक्टिव्स क्या है, सिग्निफिकेंस है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, पुलिस कैन नॉट सर्व द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी। जो पुलिस जो होती है न्यायपालिका का कार्य नहीं छीन सकती। ठीक है। एफ आई आर रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ एवरी इनकाउंटर इंसिडेंट। ठीक है। स्टे ऑन अवार्ड्स, प्रिवेंटिंग इंसेंटिव फॉर सस्पिशियस इनकाउंटर्स। मेडिकल एड, इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर इंजर्ड अक्यूज एंड मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या आ सकता है, मुठभेड़ हत्याओं, इनकाउंटर किलिंग्स जांच के लिए अनिवार्य दिशा निर्देश किस ऐतिहासिक मामले में दिए गए हैं। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र राज्य, डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज करेक्ट। डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और मेनका गांधी एंड यूनियन ऑफ इंडिया। तो हम अकॉर्डिंग टू बी इज करेक्ट, महाराष्ट्र 2024 PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज करेक्ट। त्वरित न्याय की लोकप्रियता, मांग और कानून की प्रक्रिया की पवित्रता के बीच संतुलन बनाना लोकतांत्रिक पुलिस व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। हालिया न्यायिक हस्तक्षेपों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण करें। Balancing the popular demand for quick justice and the sanctity of the legal process is a challenge for democratic policing. Examining this statement in the context of recent judicial intervention। अगर हम अदर इम्पोर्टेंट ब्रीफ न्यूज़ देख लें, तो ब्रीफ न्यूज़ को हम 2 से 3 न्यूज़ हैं ब्रीफ कंप्लीट करते हैं। तो नवंबर अभी देखें, रेड फोर्ट ब्लास्ट और व्हाइट कॉलर आतंक मॉड्यूल, रेड फोर्ट ब्लास्ट एंड व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। नवंबर 2025 में दिल्ली विस्फोट के सिलसिले में गिरफ्तार 3 डॉक्टरों ने खुलासा किया है कि वे एक वैश्विक काफी श्रृंखला के आउटलेट्स पर बमबारी करने की योजना बना रहे थे। वे जम्मू कश्मीर में अंसार जगवत उल हिंद AGUH को पुनर्जीवित करना चाहते थे। यह शिक्षित युवाओं का कट्टरपंथी रेडिकल ऑफ एजुकेटेड यूथ की एक गंभीर समस्या को दर्शाता है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती है। वहीं पे दूसरा न्यूज़ देखिए, इन्फिल्ट्रेशन एंड डेमोग्राफिक चेंज इन असम। असम में घुसपैठ और जनसांख्यिकी परिवर्तन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के कारण असम की जनसांख्यिकी बदल गई है। उन्हें अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने और असमियों की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। अर्थात ही reiterated the government's commitment to eject illegal immigrants and protect Assamese culture। महाराष्ट्र से संबंधित पॉलिटिकल शिफ्ट इन महाराष्ट्र। अजीत पवार की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। यह राज्य की राजनीति में वंशवादी उत्तराधिकार और महिला प्रतिनिधित्व की बदलती प्रकृति पर बहस को जन्म देता है। अब अजीत पवार की न्यूज पर अभी हम रिसेंटली उनकी जो वो हुआ है, तो उन पे हम चर्चा करेंगे। डेथ ऑफ अजीत पवार वो एक दिन हम लेंगे। केरला टूरिज्म फॉर ऑल। केरल ने समावेशी डिजाइन और बाधा रहित बुनियादी ढांचे के माध्यम से पर्यटन को फिर से परिभाषित करने के लिए एक
2 दिवसीय कॉन्क्लेव शुरू किया है। यह पहल विकलांग व्यक्तियों पीडब्ल्यूडीएस के लिए पर्यटन को सुलभ बनाने पर केंद्रित करता है या केंद्रित है, जो सामाजिक समावेश की दिशा में एक बड़ा कदम है। दिस इनिशिएटिव फोकस ऑन मेकिंग टूरिज्म एक्सेसिबल फॉर persons with disability, a major step towards social inclusion। अब देखें, अगर हम कंक्लूजन देखें तो ये जो आज की न्यूज 31 जनवरी की जो न्यूज है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? द न्यूज साइकिल ऑफ January 31, 2020 रिफ्लेक्ट द सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन पीरियड ऑफ द इंडियन स्टेट। On on one hand, the judiciary is strengthening its role as the protector of civil rights and human dignity, as evident from the judgment on menstrual health and encounters. On the other hand, the economic survey is advocating for a new model of governance, the entrepreneurial state based on the capacity to take risks and innovate। और ठीक है, तो ये बहुत, जैसे फॉर यूपीएससी एस्पायरेंट दिस essential to the view these changes the is isolated events but as part of the larger canvas the evolution of the Indian economy, just of JJM, stem cell, FTA, CBAM, राइट। और ये इससे रिलेटेड क्लियर। अब do not limit your preparation only the fact, analyze the why and how behind them. Success lies in this broad perspective. Okay, thank you.